हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर ग्रेविटेशन, जो कि जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि ग्रेविटी एक्चुअल में क्या होती है और उसके कुछ इतने अमेजिंग क्वेश्चन जो कि ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि ग्रेविटी एक्चुअल में क्या है और ये कैसे बनी और कैसे डिस्कवर हुई। इस पर मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा ताकि आपको ग्रेविटी के चैप्टर में कहीं पर भी परेशानी ना आए। तो जरा समझिए, हमने जनरल स्टोरी सुन के रखी है न्यूटन के बारे में कि न्यूटन के सर के ऊपर एक एप्पल गिरा और उससे ग्रेविटी की थ्योरी की खोज हो गई। क्या ये बात सच है? बिल्कुल ये बात सच है, लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी चीज से हमें ग्रेविटी का पता चल गया कि भाई एक एप्पल गिरा और हमने पता लगा लिया कि भाई कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो ग्रेविटी है ना? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसको समझिएगा। न्यूटन ये कहते हैं कि अगर एक मास है जो कि बहुत बड़ा है, जिसको मैंने लिख रहा हूं कैपिटल एम से, तो जो मास होता है ना, कैपिटल एम मास यानी बहुत बड़ा मास, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, फोर्स फील्ड जनरेट करता है। ओके, ठीक है। अगर इस फोर्स फील्ड के अंदर एक छोटा मास या जिसको हम बोलते हैं पॉइंट मास आ जाए, तो ये पॉइंट मास एक्चुअल में अट्रैक्ट होता है बड़े मास की तरफ। न्यूटन ने ये बताया कि भाई जो बड़ा मास होता है वो छोटे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब यहां से एप्पल की स्टोरी को समझिए। अर्थ जो है वो एप्पल के मुकाबले में बहुत बड़ा है। दैट्स मीन अर्थ का मास बहुत बड़ा और एप्पल का मास बहुत छोटा। तो हुआ ये कि भाई जो अर्थ है वो क्या करता है, एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यहीं से न्यूटन का आइडिया आया थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन का, जो कि उन्होंने बताया कि एक जो बड़ा मास होता है वो हमेशा छोटे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या फिर जनरली अगर मैं बात बोलूं तो जनरली बात ये कही जाती है कि भाई फोर्स जो होती है, जनरली अगर बात की तो जनरली बात ये कही जाती है कि दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। समझ आई आपको मेरी बात? ओके, चलिए। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं तो वो कैसे होगा? थ्योरी तो समझ में आ गई कि थ्योरी न्यूटन ने क्या बोली, एप्पल वाली स्टोरी भी समझ में आ गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा। अब न्यूटन क्या कहना चाहते हैं? न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया कि भाई जो मासेस होते हैं उन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करें तो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर से, यानी कि ये दोनों किसी डिस्टेंस से सेपरेट होंगे। जैसे जैसे ये लोग दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस बड़ी होती जाएगी, फोर्स कम होता जाएगा। देख लीजिए, अगर इस मास को मैं उठा के यहां रख दूं, दैट्स मीन इनकी डिस्टेंस बढ़ गई। तो ये देखो, ये इस जो मास की जो फील्ड जनरेट थी ये उससे भी आगे चला गया। उससे आगे जाने की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, अगर इन दोनों को मैं साथ लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो जी आ जाएगा। और जी की वैल्यू आप और मैं दोनों जानते हैं, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। समझ आया आपको? तो ये था न्यूटन का थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन कि भाई ये कैसे वर्क करता है, और यही मैंने इसके अंदर आपको समझाया है काफी अच्छे तरीके से। तो एक्चुअल में वो एप्पल वाली स्टोरी हमको ये सब बताना चाहती है। ठीक है, बचपन से एक स्टोरी सुनता आ रहे थे, एप्पल की स्टोरी, न्यूटन पे एप्पल गिरा, न्यूटन पे एप्पल गिरा। वो एक्चुअल में वहां से उनको ये आइडिया आया कि जो बड़ा मास होता है वो छोटे मास को हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मासेस कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते, वो क्वालिटी चार्जेस के अंदर होती है। मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, ये फिक्स बात है कि दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर सकते हैं, कभी रिपेल नहीं कर सकते। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ओके। अब हम यहां पर थोड़ा सा जब इसके क्वेश्चंस करने पाएंगे तब हम देखते हैं। चलो, ये तो हमें समझ में आ गया भाई। अब आता है हमारा ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड वो समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, जो मास जितना बड़ा होगा वो छोटे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, वो अट्रैक्ट तभी कर सकता है जब वो अपने आसपास एक फोर्स फील्ड तैयार करे। फोर्स फील्ड का मतलब यहां पर एक बहुत ही बड़ा एक क्या बोल सकते हैं हम, आपको एरिया होगा जिसके अंदर कोई भी अगर मास आएगा
तो वो उस फोर्स को महसूस करेगा, यानी उस फोर्स से इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कहीं पर बिजली चमक रही है बहुत ज्यादा, तो वहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आसपास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब होता क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने की वजह से हम उस रेंज के अंदर जब जाते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, हमारे बाल ऐसे खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो ऐसा हुआ क्यों कि वहां पर जो बादलों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही हम गए, हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे जो बाल है वो खड़े हो गए। अगर वहीं पर हम उस फील्ड से बाहर चले जाए तो बाल वापस बैठ जाएंगे। समझ आई बात? उसी तरीके से ग्रेविटेशन फील्ड ये कहता है कि हमेशा जो एक मास होता है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, और अगर इस फील्ड के अंदर कोई भी मास आ जाएगा तो वो इस फोर्स को महसूस करेगा, और इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हम लिखते हैं E इक्वल्स टू एफ बाई एम से। E इक्वल्स टू एफ बाई एम। एम छोटा मास लिखा है हमने। एम छोटा मास क्यों लिखा है? क्योंकि ये मास हमारा अट्रैक्ट होगा बड़े वाले मास की तरफ। ठीक है, फोर्स अभी हमने निकाली थी, क्या होती है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। एम से एम कैंसिल, तो हमारा ई की वैल्यू है जी एम बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। तो ये है हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर। कैसे आया समझा दिया, क्यों आया ये भी समझा दिया। अगर कोई ये पूछना चाहता है, किसी के दिमाग में सवाल आया स्मॉल एम क्यों लिया है, बड़ा वाला एम क्यों नहीं लिया, तो याद रखना ग्रेविटेशन फील्ड बताती है कि फोर्स किस पे लग रहा है। देखो एक चीज याद रखना हमेशा, आप किसी भी फोर्स फील्ड को तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक वहां पर कोई टेस्ट सब्जेक्ट ना बैठा हो। अब इस चीज को कैसे समझेंगे? सर देखो, कोई अगर फोर्स फील्ड जनरेट हो रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर कोई फोर्स फील्ड जनरेट हो रही तो मुझे कैसे पता चलेगा? वहां पर कोई जाएगा, उसको एग्जामिन करेगा, तभी पता चलेगा ना। ठीक है, लेकिन अगर एक मास फोर्स फील्ड जनरेट कर रहा हो तो उसको दूसरा मास ही बता सकता है। उस दूसरे मास पे जो इफेक्ट होगा उसकी वजह से मैं कहूंगा कि भाई ये जो बड़ा मास है वो फोर्स जनरेट कर रहा है, और ये छोटा मास उसको महसूस कर रहा है। इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। और जनरली अगर मैं कहूं, इस दुनिया में कहीं पर भी अगर आप कुलाम्स लॉ भी पढ़ते हो, तो कुलाम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ते हैं उसके अंदर, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कुलाम्स लॉ हम पढ़ते हैं उसमें हम एक सोर्स चार्ज लेते हैं और एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। ये कहते हैं कि भाई सोर्स चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और पॉइंट चार्ज उसको महसूस कर रहा है। आई होप सो आपको समझ में आएगा ग्रेविटेशन फील्ड किसे कहते हैं। ओके चलो, ये भी समझ आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, देन आफ्टर वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन। सो देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्चुअली में कुछ नहीं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारी पृथ्वी के लिए होता है, जिसका फॉर्मूला एक्चुअल में हमारे पास होता है कि देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही होती है mg। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भाई मान लो एक ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी की ऊपर, पृथ्वी पर गिर रहा है, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स तो mg लगेगी। ठीक है सर, जानते हैं। और हम जानते हैं कि ग्रेविटी की एक फोर्स लगती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। चलो, अब ये दोनों एक्चुअल में बराबर होगी, mg इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बराबर क्यों होगी? क्योंकि जो इस पर जो फोर्स जनरेट हो रही है ना, वो ग्रेविटी की फोर्स ही है। मतलब ये जो F बराबर mg है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही, क्योंकि ग्रेविटी तो इसको नीचे खींच रही है। ठीक है, m से m कैंसिल, तो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा, सॉरी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का, वो हमारे पास आएगा g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। आपको समझ आया होगा? तो ये हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जो कि हमारे आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। अच्छा, यहां पर जो r है उसकी जगह हम लेंगे कैपिटल R, जो कि हमारी पृथ्वी की रेडियस को बताती है, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन सिर्फ हमारे पृथ्वी के लिए ही वैलिड होता है। इसलिए याद रखना, जब भी कभी क्वेश्चन आए और उसके अंदर आपसे कोई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पूछे, तो वहां आर की जगह कैपिटल आर रखना मत भूलना, क्योंकि ये एक्चुअल में आपकी पृथ्वी के ऊपर जो एक्सेलरेशन फोर्स होती है उसको बताने में काम आता है। सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन एंड डू समथिंग। ओके चलो, एक बहुत अमेजिंग एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे चला दूंगा, देखिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है
if an object which mass is root 3 gram, root 3 kg, एंड अच्छा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया हुआ है कि हमारे पास, सॉरी बट ये मेरे पास जो क्वेश्चन है थोड़ा मिसमैच है, मतलब थोड़ा पता नहीं कैसे लिखा हुआ है। इसके अंदर मैं पॉइंट्स डिस्कस कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आराम से हो जाए। क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। ओके, क्वेश्चन एक्चुअली में ये कह रहा है कि हमारे पास एक मास है जिसका वैल्यू है रूट 3 kg, और वो हमारे पास में लाइट की स्पीड से भाग रहा है, लाइट की स्पीड से आधी स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, लाइट की स्पीड से आधी स्पीड से वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। चलो सर, लाइट की स्पीड से आधी स्पीड से वो भाग रहा है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो आधी है लाइट की स्पीड की। ठीक है भाई, और उसका इनर्शियल मास कितना होगा, इनर्शियल मास, इनर्शियल मास ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। इनर्शियल मास या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, ये क्या होगा, कोई समझा सकता है इसको? देखो एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से करना, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना भी नहीं हो सकता कि कहीं आ जाए या फिर ये जेईई मेंस वगैरह में कहीं आ जाए। ये क्वेश्चन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। क्यों लगता है? अगर आपको थोड़ा सा पता हो, थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स आपने कभी पढ़ी हो तो उसके बारे में आप थोड़ा सा जानते होंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट भागता है तो उसके मास इंक्रीज हो जाता है, दैट्स मीन उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते उसमें आता है। हमें इतना गहरा में नहीं जाना, हमें सीधा यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सॉरी मैं इतना थोड़ा डीप में चला गया, आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। ये एम नॉट होगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। एम नॉट की जगह वैल्यू रखा है तो रूट 3 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे तो देखो ये आएगा सी स्क्वायर बाय 4 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसल, सो रूट 3 बाय, अगर ये देखो तो आंसर आएगा रूट 3 बाय 2 का। इसको काटा तो आंसर आएगा, देखो ये 1 अपॉन 1 बाय 2 उल्टा करेंगे तो आंसर आएगा 2, यानी कि जो इनर्शियल मास होगा वो कितना होगा, 2 kg होगा। अब इसको जरा समझिएगा, हमारा जो मास था, गिवन मास तो रूट 3 kg था, लेकिन फिर बाद में कितना होगा 2 kg। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से जाता है, लाइक स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, उसका मास इंक्रीज हो जाता है। तो देख लो पहले हमारा मास कितना था रूट 3, अब कितना हो गया 2 kg। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये हमारे ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई मास बहुत तेज वेलोसिटी से या बहुत तेज स्पीड से जा रहा होता है तो वो अपना मास बढ़ा लेता है। तो ये आप फॉर्मूला कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। ओके, ये क्वेश्चन कराने के पीछे यही रीजन था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो भी काम का है। अब सिंपली ग्रेविटी का क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला हुआ है कि हमारे पास दो गेंदे हैं, उनका मास है m1 10 kg और m2 भी हमारे पास कितना है 10 kg। दो सेम मास के हमारे पास बॉल है यानी गेंदे हैं, उसका हमें निकालना है कि भाई उनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास में दे रखी है 100 मीटर, और हमसे पूछा है कि इसका फोर्स निकालो। तो फोर्स बिल्कुल आसानी से निकाल लेते, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपको कहेगा सर यहाँ पे तो कैपिटल एम था, देखो जनरली तो वो कैपिटल एम ही होता है, एक बड़ा मास एक छोटा मास, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जनरली एक रिलेशन होता है कि दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो जी की वैल्यू हमारे पास 6.67 10 की पावर -11, और ये देखो m1 m2 हमारे पास 100 हो जाएंगे, r का स्क्वायर भी हमारे पास 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 into 100 हो जाएगा, एक 100 से एक 100 कैंसल, इसको ऊपर भेजा तो हमारे पास हो जाएगा 6.67 into 10 की पावर -13 किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सॉरी न्यूटन आएगा, फोर्स आना ना सिर्फ। ठीक है, समझ आया आपको ये कैसे निकाला? ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन मैं ज्यादा इतना भी नहीं जाएंगे। मेरा मेन काम था आपको ग्रेविटी को समझाना कि ग्रेविटी एक्चुअल में क्या होती है, उसके अलावा इतने सारे क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो फिर भी क्वेश्चन करते लगभग 4-5 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। अब आया कि हमारे पास में
दो पार्टिकल्स है जिनमें एक का मास है 1 kg, मान लेते हैं m1 इक्वल टू 1 kg, और एक हमारे पास में 2 kg का। वो दोनों सेपरेटेड है, मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो आएगा 0.5 मीटर। याद रखना किलोग्राम के क्वेश्चन में हमेशा डिस्टेंस मीटर के अंदर होती है। चलो ठीक है, हमसे पूछा है कि इनके बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब इनमें एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें समझाना है। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन समझाना आराम से समझा देंगे, इसका एक्सेलरेशन समझाना हमारे पास आराम से काम है। चलो बता सकते हैं। देखो क्या करना है, समझ ला इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, मतलब ये दोनों आपस में जितनी फोर्स जनरेट कर रहे हैं उससे एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ हमको वो समझाना है। देखो कुछ मत करना, G इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू हमारे पास 6.67 होती है, 6.67 10 की पावर माइनस 11, और ये 2 आ जाएगा। r स्क्वायर मेरा करेंगे 0.5 इंटू 0.5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 5.3 इंटू 10 की पावर, ये मेरा आंसर सॉल्व करके रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। 5.3 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन। अब हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन में जानता है F कितना होता है, ma होता है। ध्यान रखना यह ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा है, अगर वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बोलता ना तो मैं लगाता G वाला फॉर्मूला, लेकिन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नहीं बोला इसलिए कोई भी G वाला फॉर्मूला अप्लाई ना करे। ठीक है, सिंपली एक्सेलरेशन पूछा तो F बराबर m, a बराबर F बाई m। F तो अभी हमने निकाला है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मास कौन सा रखेंगे, 1 रखेंगे कि 2 रखेंगे, 1 रखेंगे कि 2 रखेंगे। तो इसमें आपको याद करना होगा जो मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि बड़ा मास हमेशा छोटे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि एक्सेलरेशन जनरेट किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, m2 की वजह से हो रहा है। दैट्स मीन यहां पर रखेंगे m2, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2.65 10 की पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो आई होप सो आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने। एक अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस है बड़े इंटरेस्टिंग, मतलब धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी कह रहा है कि भाई आपके पास दो मासेस है, दो मास है, एक है आपके पास m1 और दूसरा आपके पास m2। ठीक है, ये दो मासेस है, इन दोनों मासेस के बीच में एक छोटा मास m रख दिया है। ठीक है, जो कि m1 से r डिस्टेंस पर है, और इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस है d। हमसे ये पूछा है कि इस छोटे वाले मास की m1 से डिस्टेंस कितनी होगी, वो बताइए। आराम से बता सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा, पहले इन दोनों मास के बीच का फोर्स निकाल देते हैं। तो F इक्वल टू G m1m, इन दोनों के बीच का तो r स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, सही है। अब इन दोनों के बीच का निकालते हैं, तो G m2m। देखो ये कंप्लीट d है और ये r है, तो ये d माइनस r होगा। हाँ सर, d माइनस r होगा। अब देखो एक्चुअल में फोर्स तो बराबर ही लगेगी, बिल्कुल बराबर लगेगी, तो रख दो G m1 अपॉन r स्क्वायर m इक्वल टू G m2 अपॉन d माइनस r का होल स्क्वायर m। ठीक है सर, हो गया। चलो m से m कैंसिल, अब मुझे r स्क्वायर निकालना, तो थोड़ा सा त्रिकोणमिति यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लगाते हैं, g से g कैंसिल, तो बचा कितना m1 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू m2 अपॉन d माइनस r स्क्वायर। चलो अगर मैं बोथ साइड रूट ले लूं, तो ये बचेगा रूट m1 और ये बचेगा रूट m2, और नीचे सिर्फ r बचेगा, और नीचे यहां बचेगा d माइनस r। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा भाई रूट m1d प्लस माइनस रूट m1r इक्वल्स टू रूट m2r। उसको उधर भेज दें, और इसको इधर ले आते हैं। चलो इसको इधर रखते हैं, m1 इक्वल टू, तो इसमें से r कॉमन आ जाएगा, तो देखो m1 प्लस m2 r, इसको नीचे भेज दो, ये d है, इसको नीचे भेज दो, तो r इक्वल टू कितना आएगा रूट m1 d अपॉन m1 प्लस
m2। इज इट ओके? तो ये हमारे पास में इसका आंसर आया और ये हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, या हमारे लगभग हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लगभग 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए यहाँ पर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी। चलो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि भाई एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के तीनों कोनों पे हमारे पास मास रखे हुए हैं m m m, और यहां पर एक स्मॉल मास है। स्क्वायर की साइड दी गई है हमारे पास a। हमसे कहा गया है कि भाई इस मास पर कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, कि टोटल कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, नेट फोर्स। हमसे बोला कि नेट फोर्स बता दो यहां पर कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है, वो बतानी हमको। यानी कि देखो ये इस मास पर 3 फोर्सेस लगेंगी, एक ये मास लगाएगा, एक ये मास लगाएगा और एक ये मास लगाएगा। 3 मासेस फोर्स लगाएंगे, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, तो मैं इस तरफ कर रहा हूं। चलो तो सबसे पहले इस मास की वजह से फोर्स की जनरेट करते हैं, तो F1 इक्वल टू होगा हमारे पास G m अपॉन a स्क्वायर। इस मास की वजह से भी जनरेट होगा तो इसको 2 मान लेते हैं, 2 सॉरी इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 इसको 3, ये 3, तो G m अपॉन a स्क्वायर। चलो भाई सॉरी स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, ओके, क्योंकि मासेस तो नहीं, सॉरी। तो देखो यहाँ पर फोर्स क्या है, सेम है। ठीक है सर, यहाँ पर फोर्स कितना है, सेम है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये सेकंड मास फोर्स लगा रहा होगा, तो सेकंड मास फोर्स लगाएगा तो होगा F2 G m अपॉन, यहां पर डिस्टेंस क्या रखेंगे, क्योंकि अगर ढंग से देखो तो ये A है, ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर कभी भी निकालो तो जो नेट डिस्टेंस हमारी वेक्टर लॉ से निकलती है वो आपको पता होगा। जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, उसको सम कर देते हैं, तो भाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा √2a। तो यहां पर जो डिस्टेंस लगेगी वो लगेगी √2a, याद रखना इस चीज, √2a का स्क्वायर, जो कि मेरा आंसर निकलेगा G m अपॉन 2a स्क्वायर। चलो भाई F2 निकल गया, F1 निकल गया, F3 निकल गया। हमसे नेट फोर्स पूछी है, किस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, तो भाई बहुत आसान है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक चीज बड़ा याद रखिएगा, बड़ा सोच समझ के याद रखिएगा ढंग से। आपने ये फोर्स निकाली F1, आपने ये फोर्स निकाली F3, आपने फिर ये बीच वाली फोर्स निकाली F2। यहां तक तो बात सही है, आपने तीनों फोर्सेस निकाल ली और ये निकालनी भी थी और जरूरी भी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप सारी फोर्सेस निकाल लें। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इधर की डिस्टेंस है, इधर की डिस्टेंस है, ये वाली पता नहीं थी, तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि एक्चुअल में ये नेट होती है डिस्टेंस, जो कि नेट डिस्टेंस किस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कि इसको और इसको जोड़ो। चलो बात यहां पर हमसे बोली है कुल आकर्षण बल, यानी कि टोटल अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम बोलेंगे नेट फोर्स। तो चलो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो किस डायरेक्शन में लग रही है, जरा वो देखते हैं। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। क्यों सर इस डायरेक्शन में क्यों लगेगी, ढंग से देखिए, ये इसको इस तरफ से खींचना चाहता है, ये इसको इस तरफ खींचना चाहता है और ये इस तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, अब अगर आप ढंग से देखो इस चीज को, ढंग से देखो, ढंग से देखना, यहां पर जो मास है उस पर ये फोर्स डायरेक्ट अट्रैक्ट कर रही है, ये डायरेक्ट ऐसे लगा रही है। बट यहां पर ये मास और ये मास एक्चुअल में इस पर दो अलग अलग डायरेक्शन से लगा रही, दैट्स मीन यहां पर इनके फोर्स का कंपोनेंट वर्क कर रहा है, कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो कंपोनेंट के वर्क करने की वजह से यहां पर उतनी फोर्स नहीं लगेगी जितना ये लगा रहा है, पहली बात। दूसरी चीज और समझते हैं, दूसरी चीज, ये तो सिर्फ मैंने एक जनरली बात बोल दी। दूसरी चीज, यहां पर एक फोर्स, यहां पर एक फोर्स, दैट्स मीन ये दोनों यहां पर कंप्लीटली एक साथ फोर्स लगा रहे हैं। तो होगा क्या, होगा क्या, ये दोनों फोर्सेस का जो हम यहां पर इस पर लगेगी वो एक साथ लग रही है, तो उसका नेट फोर्स यहां पर लगेगा। जब ये दोनों फोर्सेस एक साथ लगेगी ना, तो हम इन दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट ना करके एक नेट फोर्स को मानेंगे कि भाई इन दोनों से एक नेट फोर्स लग रही है। वो जो नेट फोर्स होती है उसको आप और मैं दोनों जानते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ये F3, ये F1, तो ये हमारा हो जाएगा F नेट, और जो F नेट हमारी निकलेगी वो आती है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो F1 का स्क्वायर मेरे पास ये, F2 का स्क्वायर मेरे पास ये। अगर आप और मैं दोनों जानते हैं, जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो बनेगा √G m
m अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अब यहां पर मजे की बात है, देखो ये मास तो ऑलरेडी इसको इधर खींच रहा है, इन दोनों की वजह से भी फोर्स कहां लग रहा है, रिजल्टेंट इस तरफ लग रहा है। दैट्स मीन इन दोनों फोर्सेस को हम जोड़ देंगे, किस किस को, एक तो एफ नेट को और एक F2 को, जिससे हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स मिल जाएगी। तो एफ नेट अगर मैं लिखूं तो √2 GMM अपॉन a स्क्वायर प्लस GMM अपॉन 2a स्क्वायर। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके पास एक आंसर आएगा। तो आंसर मेरे पास यहाँ पर छोटी फॉर्म में भी लिखा पड़ा है, तो वो ये आएगा GM बाई a स्क्वायर √2 + 1/। समझ आया आपको? तो ये सब चीजें मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझाना चाह रहा था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को करते वक्त, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते वक्त इन चीजों का आपको खासकर ध्यान रखना होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हो और किसी को कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं और उस वीडियो के अंदर मैं और भी ज्यादा इसको कैलिब्रेट करने की कोशिश करूंगा, अच्छी से अच्छी चीजें लाने की कोशिश करूंगा, ट्रिक्स वगैरह भी लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई डाउट आया हो, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो प्लीज सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।